Hello, hello. This is Dr. P.K. Srivastava presenting a video on what type of land you should have for your dairy farm. Whenever comes the idea comes to the mind that we will have a dairy farm, so the first thing comes that the land has to be purchased, or you are already having land. Among the having land, you have to select that which one is will be better. So all these things, the land qualities, the legal restrictions, the other important things about the land, and if you are applying for the breed multiplication scheme, then what will be the quality in the land and what are the restrictions in the scheme, those things will be covering into this. जब भी हम किसी डेयरी फार्म की शुरुआत की बात दिमाग में लाते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमारा लैंड कहाँ होगा, कैसा होगा, किस तरह का लैंड हमें लेना चाहिए, किस तरह का नहीं लेना चाहिए, और किस तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स जरूरी होती हैं। और अगर आप ब्रीड मल्टीप्लिकेशन स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए लैंड खरीद रहे हैं या अपने पास है उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कैसे सेलेक्ट करें इस लैंड को, इसकी क्वालिटीज, इसकी लीगल रेस्ट्रिक्शंस और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, सेलेक्ट गुड लैंड फॉर द डेयरी फार्म। और आप देखें कि एप्लीकेंट जो बीएमएफ के हैं, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन स्कीम के जो एप्लीकेंट्स हैं, उन लोगों को किस तरह का जानकारी होना चाहिए लैंड के बारे में, वो जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। तो आप देखेंगे हमारे क्रेडेंशियल दिखे और उसके बाद देखिए कि हमारा ये यूट्यूब हैंडल है। जो यूट्यूब हैंडल को अगर आप जाते हैं तो हमारे वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो डेयरी फार्मर्स के हेल्प के लिए बनाया जाता है एंड इट इज इन द मोस्टली इन इंग्लिश, बट अब हमने उसको डुअल लैंग्वेज में बनाना शुरू कर दिया है। either it will be in English completely, or now whatever we are preparing the videos, it is in the dual language, having some sentences in English and some sentences in Hindi. So let's proceed to the next. ये वीडियो 8 तारीख को डालना था, लेकिन इत्तेफाक है कि ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया और एक दिन लेट में डाला जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं उनका, जिस साइट को हम यूज करते हैं, जिन साइट से हम डेटा लेते हैं। ये दो साइट से हमने डेटा लिया हुआ है। एक तो डेटा है लैंड यूज और लैंड कवर के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, जो हम लोगों ने लिया हुआ है। और एक हमने लिया है एग्रो क्रॉप कॉर्प का, जिसके अंदर ये चीजें दी हुई हैं कि कैसा लैंड आपको खरीदना चाहिए। तो कुछ डेटा हमने वहां से लिया है, तो इसलिए उनको हम एक्नॉलेज करते हैं। आइए हमारा एक बार फिर से YouTube हैंडल आपके सामने है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं या आपके यूज के दिखाई देते हैं, इफ यू फाइंड देम यूजफुल, काइंडली लाइक एंड प्रेस्क्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर नोन पीपल। आइए देखते हैं, दिस इज द डेटा टेकन फ्रॉम द रिमोट सेंसर रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट ऑफ ISRO. And ISRO has taken data from many years, and whatever the atlas they have provided, it is 2005 and 2006 and 2022-23. We have selected these two just to match that what has happened, what has changed actually in the land scenario in India. So this is important to know that what has changed in the land. हमारे जमीन के कवर में, हमारे जमीन के यूटिलाइजेशन सिस्टम में, उस पैटर्न में कहाँ क्या चेंज हुआ है, उसकी जानकारी ये एटलस देता है, जो कि इसरो का साइट है, जिसको हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट से ये डेटा लिया हुआ है। हम उनका एक्नॉलेजमेंट करते हैं। लेट्स सी लैंड यूज एंड लैंड कवर इन इंडिया, इट इज कॉल्ड द एटलस। और अगर हम इसको आगे जाके देखते हैं तो 2005-6 का डेटा और 2022-23 का डेटा को कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसरो ने इसको 18 भाग में 18 टाइप ऑफ लैंड यूज लैंड कवर को आइडेंटिफाई किया है।
उसमें क्या है कि जो बिल्टअप लैंड है या खरीफ क्रॉप लैंड है या रबी क्रॉप लैंड है या जायद क्रॉप लैंड है, तो इनके अंदर क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, इसरो इसके ऊपर निगाह रखे हुए है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा ऑलरेडी पब्लिक है, एनीबडी कैन गो टू द एटलस एंड दे कैन सी that what the land crop and what the land use and what the land cover is changing in the year by year. तो यहाँ को हम और भी इजी करने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं, जिसके अंदर हम दिखाते हैं कि नेशनल लैंड यूज और लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया ने किस तरह के चेंजेस दिखाए हैं 2005-06 में, और कंपेयर करते जब हम उसको 22-23 से। आइए देखते हैं। खरीफ क्रॉप जो 2 नंबर के पॉइंट पर दिया हुआ है, जो 5-6 के अंदर 14% था, जो अब बढ़ करके 16% हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज दिखाई देता है कि खरीफ की क्रॉप 2% इंडिया में बढ़ना एक बहुत बड़ा साइज बढ़ना होता है, और वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इफ यू गो टू द थर्ड वन, रबी क्रॉप हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली। आई डोंट नो व्हाई, maybe because of the climate, or maybe because the people's liking, or maybe because of the rate of the rice rate is definitely better than the rabi crop. So then that could be the this thing. But anyway, from 8% it has reduced to the 4%. And now you, if you compare the both rabi crop and kharif crop, both together, it was about 22% of the total land cover, and now land utilized 22%, which has come down to 20%. So 2% reduction in the Kharif plus Rabi also matters. So this is a change which is visible in the atlas what the ISRO has given to us. Now come to the next third point, double triple annual. This is a tremendous change, and that is a positive change in India, that earlier वेयर इन विच क्रॉप, जहां पर कि हम 2-3 से फसलें ज्यादा लेते हैं, और उन फसलों को एनुअल क्रॉप जो हम 2-3 से ज्यादा लेते हैं वो 14% थे, जो अब बढ़ करके 25% हो गए हैं। ये एक 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 बड़ा हमारे लिए वो है, मतलब जो लैंड हमारे पास उपलब्ध है उसी लैंड को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा क्रॉप ले रहे हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी है इंडियन फार्मिंग की, जो यहाँ पे दिखाई देती है। अब आप आगे चलते हैं तो करंट फेलो लैंड, मान लीजिए वो लैंड जो परती कहलाती है, if the land which is a fallow land was 14% has been reduced to 7%. This is again, though it is a reduction, but this is again a positive sign for the Indian agriculture, that they are trying to use the fallow land, they are trying to use the fallow land to the productive land, and this is a good sign again. एवरग्रीन लैंड की बात करें तो करीब करीब वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। ग्रासलैंड की बात करें, थोड़ी सी हंसी आती है, ये इसलिए हमारे लिए जरूरी है ग्रासलैंड कि यही ग्रासलैंड है जो हमारे जानवरों के चारा के लिए काम आता है, जिसको हम कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी वो होती है जहाँ की चारागाह जैसे होता है, हर एक गांव में चारागाह की जमीन होती है, या पंचायत की जमीन होती है जहाँ की चारागाह के लिए होता है। आप देखेंगे कि वो चारागाह को छोड़ करके बाकी सभी चीजों के लिए वो जमीन यूज होती है। भारत की ये क्वालिटी है, और हर गांव में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमारे पास जो ग्रासलैंड है वो 2005-06 से लेकर के 2022-23 से जब हम कंपेयर करते हैं तो कोई चेंज नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि वही 1% पहले था, वही 1% आज है। वेस्टलैंड की बात जब हम देखते हैं तो फिर एक पॉजिटिव चेंज हमको एग्रीकल्चर में दिखाई देता है, लैंड एग्रीकल्चर में, कि 16% जो हमारा वेस्टलैंड था वो 11% घट के रह गया। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा फेलो लैंड है, जो हमारा वेस्टलैंड है, इसको हम यूज करें और उसको प्रोडक्टिव तरीके से लेके जाएं। एंड दिस इज ए गुड साइन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। एंड स्नो कवर्ड लैंड जो हमारा है, ये एक अजीब सी बात है कि 2005-06 में 1% कवर्ड था, नाउ इट हैज रीच टू द 3%, that maybe the environmentalist will be able to tell that why it is happening.
We are not the authority to talk on that. Let's go to the point that we are talking about the land use and this. See, look at how the animals are reared on the road. So when we are talking about the animal comfort, when we are talking about the land, so it also shows the land scarcity. There is no land to keep the animals. And you will find this scenario is not only for a particular area or particular place. You will find entire country that the animals are being reared on the road, on the roadside, if not exactly on the roadside. So this is a kind of disturbance to the animal life, because they will be getting a lot of noise pollution, lot of air pollution, and there will be, stress of the sun. So all those things they face, and this is a reality in Indian scenario. And anybody can see, if you are listening to this, viewing to this video, you can see, look into your area. This scenario is especially found in the towns and cities. हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग आ, अभी क्या पोजीशन है हमारी. हम वर्ल्ड में टॉप मिल्क प्रोड्यूसर, वी आर द वर्ल्ड टॉप मिल्क प्रोड्यूसर. 27वां वर्ष चल रहा है, हम वर्ल्ड से टॉप मिल्क प्रोड्यूसर हैं, और आगे अभी 50 वर्षों तक कोई भी हमको बीट नहीं कर सकता है. बिकॉज हमारे यहाँ दोनों मिल्क को जोड़ा जाता है, काउ मिल्क और बफलो मिल्क दोनों को जोड़ करके तब हमारा जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन कंट्री का है वो जोड़ा जाता है. और तब हम ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड जो सबसे हमारे नेक्स्ट पोजीशन पे है अमेरिका, अमेरिका से हम डबल पोजीशन पे हैं. तो डबल पोजीशन को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है. और द वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अनप्लान्ड तरीके से डेयरी को इम्प्रूव नहीं करते हैं. दे गो प्लान्ड वाइज, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, दे फिक्स अप द कोटा. आई मीन दोनों सिस्टम बिल्कुल अलग है. इंडिया का डेयरी सिस्टम एंड वेस्टर्न कंट्री का जो डेयरी सिस्टम डेवलप कंट्रीज का है वो इंटायरली डिफरेंट है. क्योंकि उनके यहाँ चीजें प्लान्ड होके हैं कि हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे. चूंकि यहाँ पे इन इंडिया डेयरिंग सिस्टम is majority done for the income generation activities by the poor people, by the small dairy farmers, keeping a small herd of 2 and 3 animals. So this is a compulsion in India that there won't be any kind of that planning, that we cannot go more than this milk production, and that is how we are producing the milk. But at the same time, you go to the second position, we are 15th position in the world as per the per lactation milk productivity. So means the per animal production is, we are ranking 15th, but the top total milk production, cow plus buffalo, we are ranking top in the world. Very less pasture land. These are the qualities we are having in our country. Very less pasture land. Pasture land, I have already told that grassland हमारे पास 1% था 2005-6 में, और अभी भी 1% है. सो वो सिचुएशन आपको दिखाई देता है कि हमारे पास जानवर को चराने के लिए कोई जगह नहीं है, और जो जगह है वो एनकैप्चर्ड है, वो कोई ना कोई दूसरे कामों में यूज हो रहा है, न कि वो पास्चर लैंड की तरह यूज हो रहा है. तो ये सारी चीजें में हम लोग टॉप पोजीशन पे हैं, और यही कारण है चूंकि हम लोग उनको अच्छा ग्रास नहीं दे पाते हैं, अच्छा उनको ग्रीन चारा नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी हमारे एनिमल्स की हम उस पे 15 पोजीशन पे वर्ल्ड में रैंक करते हैं. आइए देखते हैं कि मिनिमम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द एजेंसीज. इंडिया में अगर आप जानवरों के लिए लोन लेने जाते हैं तो 1-2 जानवर का तो मिल जाता है, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज फार्म का लोन लेने जाते हैं तो आपको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारा कुछ बैंकर्स के हाथ में होता है, और बैंक बोलता है कि हम इस झमेले में नहीं पड़ेंगे. क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारा लोन, डेयरी का जो लोन होता है, जो ऑर्गेनाइज फार्मिंग का जो लोन होता है, वो बहुत सारा लोन वो एनपीए बन जाता है. तो ऑब्वियसली डेयरी फार्मर्स को लोन मिलने में तकलीफ होती है. लेकिन हाँ, 2 एनिमल, 4 एनिमल, 6 एनिमल के लिए वो जो लोन का हमारे यहाँ पैटर्न है जो नाबार्ड ने शुरू किया था, और वो एक कॉमन मैन के लिए था, कॉमन पर्सन के लिए था, फॉर द इनकम जनरेशन के लिए था, डेयरी कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए था.
ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन जो भी करते हैं 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर वो डेयरी कोऑपरेटिव को देंगे, तो वो चीजें हमारे यहाँ फ्लरिश करती हैं। लेकिन बाकी के लोनिंग में बहुत बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत परेशानियां होती हैं, और ये किसी से छुपा नहीं है। जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को भी अगर बैंकर से पाला पड़ा होगा तो जरूर देखे होंगे कि परेशानियां होती हैं। हम जब बात करते हैं फीड्स एंड होम ग्रोम, हम करते क्या है, जानवरों को वी आर फीडिंग एट द होम ग्रोम एग्री रेजिड्यू, जो भी हमारे घर में होता है, वट एवर इज द रेजिड्यू अवेलेबल इन आवर हाउसेस, दैट्स व्हाट वी फीड टू द एनिमल। वी डोंट बॉदर दैट व्हाट इज द balanced diet, what we have to add, what we have to reduce, what we have to increase, those things we don't bother. Whatever is available, and it is obvious in Indian scenario you cannot do it. Whatever is available, and since it is done for the income generation activity, so obviously whatever is available, that will be fed to the animals. So this is one of the point that we have, is our quality in India. Negative energy feeding, most of the animal in India are living in the negative energy feeding system, because we don't feed them whatever they produce for. If they are producing some 10 liter of milk, but we are feeding somewhere about 8 liter of milk, not more than that, or sometime in many of the cases we are feeding them only 5 liter of milk. And what happens, the result happens is that animal cannot prolong, the persistency of the milk yield reduces, the the long tenure of the milking period reduces, the animal's growth, or if the animal is pregnant, the calf weight reduces, and that doesn't cannot become a good dairy animal later on. So these are the consequences what we face in the negative energy feeding system. And since most of the animal in our country lives in the negative energy feeding, that is why we stand 15th on the per lactation milk productivity in the world. Now look at the breeding decision. Seldom we take the breeding decision. हम कौन से जानवर को किस ब्रीड से, किस सीमेन से हम ब्रीडिंग करेंगे, इसका डिसीजन हम नहीं करते हैं, वो इंसेमिनेटर करता है। अब जानवर आपका है, इंसेमिनेटर जो मर्जी आता है डाल के चला जाता है, जो उसके पास उपलब्ध है, उसकी भी समस्या है, वो उसके पास जो उपलब्ध है वही डालेगा। अब उसमें क्या है कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एचएफ एनिमल बड़ा होता है, जर्सी एनिमल छोटा होता है। वो जर्सी का सीमेन अगर एचएफ में डाल देता है तो एचएफ जर्सी क्रॉस बन के तैयार होता है, वहां तक तो ठीक है, बिकॉज काफ का साइज जो होगा वो डिस्टोकिया कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी को जब उल्टा कर देता है कि एचएफ का सीमेन जर्सी में डाल देता है, तो जर्सी एनिमल छोटा होता है, उसका जेनिटेलिया छोटा होता है, और वहां से काफ फंस जाता है, बिकॉज काफ का साइज एचएफ के हिसाब से जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह का जो डिसीजन है, ब्रीडिंग डिसीजन, वो हार्डली कोई फार्मर लेता है। ये मोस्टली डिपेंड करता है उस इलाके के वेटनरी डॉक्टर साहब के ऊपर, उस इलाके के सीमेन अवेलेबिलिटी के ऊपर, उस इलाके के इंसेमिनेटर के ऊपर, उस इलाके के फार्मर को जो पैसा देता है इंसेमिनेटर को, अगर पेमेंट अच्छा करता है तो वो उस हिसाब से सीमेन उसको देता है। और ये फैक्ट है, दीज आर द फैक्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको कृपया मैच करें, और यदि ये सही है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिनिमम यूज ऑफ द वेटरनरी मेडिसिन। आप देखेंगे कि जानवर को जितने मेडिसिन की जरूरत है, अगर 5 दिन का एंटीबायोटिक डॉक्टर साहब ने लिखा है तो हम 3 ही दिन खिला के बंद कर देते हैं, करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं खिलाना चाहते हैं। हमारे पास पहले अपने खाने की बात देखेंगे, पहले अपने दवाइयों की बात देखेंगे, बाद में देखेंगे बचेगा तो जानवर को भी दे देंगे। तो हमारा जो सिस्टम है वो एफ्लुएंट सिस्टम से काम नहीं करता है डेयरी फार्मिंग के लिए। ये चूंकि इनकम जनरेशन के लिए होता है, तो हम समझते हैं कि हमने जो जानवर रखा है वो हमारे इनकम के लिए है, हम उसके अंदर जो इनपुट डालते हैं वो मिनिमम डालते हैं। तो इसलिए मिनिमम एंड वॉट एवर अवेलेबल हमको जो मिल्क मिलता है हम उसी में खुश रहते हैं। तो इसीलिए हम 15वें पोजीशन पे पूरे वर्ल्ड में मिल्क पर लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्टिविटी पर हम स्टैंड करते हैं। आइए फिर से देखते हैं
कि वैक्सीनेशन की क्या हाल है। बहुत कम, बहुत कम, रेयरली जब आप बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कराना है, हाँ उसमें अगर सब्सिडी है, गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो वैक्सीनेशन जल्दी हो जाता है। अगर उसको सारा का सारा चार्ज है तो वैक्सीनेशन हम लोग जनरली नहीं कराते हैं जानवरों का। और जानवर बाद में उस डिजीज से सफर करता है, और नहीं भी सफर कर सकता है, ये आपका चांस है। अगर आउटब्रेक आया तो सफर कर जाएगा, आउटब्रेक नहीं आया तो सफर नहीं कर जाएगा। ये आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया। तो ये एक कॉमन फीचर्स जो हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग में मिलता है, उसका एक हमने एक सिनारियो, एक पिक्चर खींचने का कोशिश किया है। लेट अस सी व्हाट अबाउट द डीवर्मिंग। Dewormers are regular use medicines you have to do after a period that it has to be, deworm. The worm is there inside the animal that has to be expelled, that has to be killed, that has to be taken out. So for that we go for the deworming. तो कीड़े मारने की दवाई भी जनरली आप देखेंगे कि हम लोग उतनी शिद्दत से, उतने इम्पोर्टेंस से, उतना महत्वपूर्ण समझते हुए नहीं लगाते हैं। और इसलिए जानवर बहुत ही हैवी लोड वर्म से सफर करता है, और आगे चल के इसीलिए प्रोडक्टिविटी पूरी नहीं कर पाता है। अब फास्ट माइग्रेटिंग एनिमल, हमारे यहाँ एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है जो आपको बताएं। एनिमल मूवमेंट, एनिमल माइग्रेशन बहुत फास्ट है। आज इनके यहाँ है, कल उनके यहाँ है, परसों वो बिक गया, उसके बाद मेले में गया, मेले में जरूरत पड़ा था, हमने अपना जानवर बेच दिया। सो दिस काइंड ऑफ द फास्ट मूविंग माइग्रेटिंग एनिमल्स जो हमारे यहाँ है, उसके लिए भी हम बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारे सपोर्ट टू द एनिमल, टू द डेयरी फार्म हम नहीं दे पाते हैं। इफ यू लुक एट द फेसिंग आउट द आउटब्रेक्स, फेसिंग आउटब्रेक हमारे यहाँ क्या है कि हम पहले से वी हैव ए सिस्टम ऑफ whenever there is an outbreak for any of the viral diseases, bacterial diseases, so what we do is, we any of the contagious diseases, what we do, we start coloring the animals, we putting some sign that the animal will not come। ये उसी तरह से है जैसे एक पिक्चर बना था कि स्त्री तुम कल आना। अगर हम दीवार पे लिख देते हैं स्त्री तुम कल आना, तो वो नहीं आएगी। तो हम लोग भी ऐसा मान के चलते हैं, गांव में ऐसा माना जाता है कि अगर हम कोई साइन बना देंगे, हाथ का साइन, लाल रंग का निशान, कुछ भी बना देंगे, तो आउटब्रेक हमारे जानवर को नहीं लगेगा। बट ये फैक्ट नहीं है, ये मिथ है, और इसमें जानवर सफर कर जाता है। और जहां तक आउटब्रेक के ऊपर वैक्सीनेशन का है, ये जिम्मेदारी हमारे डॉक्टर साहब की है, वेटनरी डॉक्टर साहब की है, वेटनरी डिपार्टमेंट की है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की है। और वो लोग कोशिश करते हैं, जितने उनके रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट जितने रिसोर्सेज उनको देती है उस हिसाब से वो लोग कोशिश करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें दोनों तरफ से, अब हम तो वैक्सीन लगाना चाहते हैं, लेकिन जब फार्मर ही तैयार नहीं है तो हम वैक्सीन कैसे लगाएंगे। और कई बार क्या, फार्मर तैयार है तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो इन दोनों सिचुएशन में हम लोग चलते हैं, और ये भी एक फैक्चुअल सिचुएशन है जो हमारे भारत की, ये फैक्चुअल सिचुएशन हमारे सामने है, किसी से छुपा नहीं है। मोस्टली हैंड मिल्किंग, अब हम लोगों के यहाँ क्या, 2 जानवर, 4 जानवर, 6 जानवर है, हैंड मिल्किंग से हो जाता है। हम मशीन मिल्किंग में नहीं जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मिल्क जो है वो थन में रह जाता है। So once the udder is not cleared completely, obviously there is a repetition of the old milk coming into that, resting in the udder, and it is a one of the causes of the mastitis. So mastitis become very common occurrence in our country, and there has been research, papers, books, and whatnot, PhDs on the mastitis, but mastitis stays. Though the incidence has reduced, and mastitis can be reduced only when we identify it in the beginning. This we call the pre-mastitic system. Pre, when the symptom has not yet come, sorry, sorry, when the symptom has not yet appeared, that time we can control the mastitis, and it can be done. Once the system is visible, already flared up is there, already udder is fully involved, all the 4 quarter, 2 quarter, 3 quarters are involved, and there you go on infusion or whatever you do, the results are not very encouraging in that. So better to have a testing of the mastitis. प्री मेस्टेटिक कंडीशंस हैज टू बी स्क्रीन, और बहुत ही छोटा सा टेस्ट है,
कोई भी अपने डेयरी फार्म में कर सकता है, कोई भी अपने डेयरी फार्म में नहीं करता है। तो ये हमारी क्वालिटी है। आगे चलते हैं कि नॉर्मल एआई, हम लोग जनरली नॉर्मल एआई नेचुरल सर्विस पे बिलीव करते हैं। आज भी बफलोज में हम लोग चाहते हैं कि नेचुरल सर्विस, जितने बफलो रखने वाले हैं उनके आसपास कहीं ना कहीं बफलो बुल होता है और बफलो बुल ही उनको सर्विस करता है। इसी तरह से हम लोग एआई ज्यादा से ज्यादा काऊ में गए हैं, कर रहे हैं, बट वो नॉर्मल एआई कर रहे हैं। जो सेक्स सीमेन ऑलरेडी अवेलेबल है उसको अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं और सेक्स सीमेन को यूज कर रहे हैं, जिससे कि उनके फीमेल काफ्स की का नंबर बढ़ता है और वो जो है एक यूजफुल काफ होता है जो आगे चल के काऊ बनेगा। और ईटी और आईवीएफ की तो बात ही ना करें। आगे चलते हैं, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन द डेयरी लेबर। हमारे यहाँ कोई इस तरह की संस्था अभी तक नहीं है, केवीके को छोड़ दीजिए, कि हम डेयरी के लेबरर्स को वहां जाकर के ट्रेनिंग करें। और सेल्डम यूजिंग द कैटल इंश्योरेंस। आप देखेंगे कैटल इंश्योरेंस, आप खुद ही देख लीजिए कि आपके गांव में कितने लोग हैं जो कैटल इंश्योरेंस करवाते हैं। जानवरों का इंश्योरेंस कितने लोग करवाते हैं? बहुत कम। सो वो ही जानवर का इंश्योरेंस होता है जिन जानवर को लोन से खरीदा गया, बिकॉज वहां कंपल्सन है, वहां हमारा उसमें चलेगा नहीं, इसलिए हम उसको रखते हैं और अगली साल उसको रिन्यू नहीं कराते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं और ये भी हमारा एक फैक्चुअल सिचुएशन है हमारे कंट्री में डेयरी का। अब आगे बात करते हैं सेल्डम फ्रीडम कोलेस्ट्रॉल। बहुत कम लोग हैं जो कोलेस्ट्रॉल फीडिंग के बारे में जानते हैं। अब तो जानकारियां थोड़ी बढ़ गई हैं और अब लोग बाग कोलेस्ट्रॉल फीड करने लगे हैं। पहले तो खुद ही में बांट के पी जाते थे और काफ को नहीं देते थे। तो अभी देखिए, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी, काफ की इम्यूनिटी बढ़ नहीं पाती है और काफ सफर करता है, ग्रोथ नहीं पाता है, हीफर है तो वो जल्दी से काऊ नहीं बनेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल फीडिंग हमने नहीं किया है। आइए, निगेटिव फीडिंग ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं एडल्ट की। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हीफर्स की। द हीफर्स को इंडिया में तब तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है जब तक कि वो गाय नहीं बन जाती। और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम उसको खिलाएंगे नहीं, उसको निगेटिव फीडिंग पे रखेंगे तो ऑब्वियसली वो देर में गाय बनेगी और उतने दिन का नुकसान हमारा नुकसान है। लेकिन ये हम नहीं समझते हैं। हम केवल उस गाय को चारा देते हैं और खाना देते हैं और प्रेफरेंस देते हैं जो दूध देती है। ड्राई होने के बाद भी बंद कर देते हैं। इसलिए बंद कर देते हैं कि भाई अब दूध नहीं दे रही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट शी इज कैरिंग ए बेबी, and if it is a pregnant cow and if it becomes dry, you have to keep feeding uh, whatever is recommended for carrying the baby, so that the baby becomes normal and it further its life become normal, further it becomes a good cow, something like that. So all this this is the factual sheet of dairy industry in India. Let us see what is coming to the, missing heat is one of the most important common factor for missing the heat and losing money. We have given in one of our videos. If you go to our site, on the YouTube handle, you will find a video on the heat itself, and we have calculated and given the money that this much rupees you are losing if you miss one heat, and those things can be calculated, but we don't bother about any kind of calculation because we do on the minimum input and whatever output system our dairy system works in India. Now heat beat stress in the common. Now this heat, sun, scorching sun comes 48 50 degree, and animals are either left below the tree. There are very less, comfortable sheds available in the country for the animal. Forget about the organized farms. Organized farms, they think on that, but whatever is the most lot, about majority of dairy farmers, they are keeping 1 2 4 5 10 animals, and they keep the animal as per their wish, either below the tree, somewhere the side by side of the road, or somewhere along with them there is a hut. There animal is also there, the person is also sleeping there. So all these things, I mean, is a common factor phenomena in our Indian dairy system. Look at the rearing on road. It's a very common feature. I have already shown a picture.
Let us go to the next slide, and this is what the picture painting. The reason was that we are top in the world, but we are 15th position of per lactation milk. We have to understand that unless you go for the organized dairy farming, your system is not going to change. See, this is our pasture. This is our pasture. And if you look at the western pasture, I have not given photos over here. We have a lot of pictures of the western American pastures, UK pastures, Scotland pasture. And we have taken gone there and we have taken the photographs. And you will see kilometers, miles, thousands of acres, hundreds of acres as a pasture land, and the animals are scanty in that, so they feed on the grasses, green grasses at live, so then they produce so much of milk per lactation. Look at the animal at in the pasture in Indian condition. This picture taken by me, this picture is also taken by me. Look at that. This is our pasture, and where is the grass? The animal may not eat many of the grasses, but we have no option. These are the open land where the construction is not being done, and the villages, they cannot go to the crop field. They can go on the roadside. So whatever is available on the roadside, animal grazes. So this is the scenario in our Indian dairy system, animal in the pasture. Now look at that. What we are talking to? World's top milk producer. If that is the picture of Indian dairy system, so what are the good things we have? We have maximum genetic diversity, number of breeds and beautiful breeds in the country. It is available. Maximum genetic diversity is available in India. Over 303 million cattle and buffalo population, top buffalo and cattle population in the world. 110 million buffaloes, top buffaloes in the world, top number of buffaloes in the world. Shares about 23% milk production. भारत 23% वर्ल्ड के दूध का खुद शेयर करता है. भारत भारत का दूध 23%. एक समय आएगा कि आप समझ लीजिए करीब करीब 1/4 दूध पूरे वर्ल्ड में जितना पैदा होता है वो भारत में पैदा होता है. रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन कैटल एंड बफलो पॉपुलेशन. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बफलो मीट. हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बफलो मीट. वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड फॉर द बफलो मीट. लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द शीप एंड गोट मीट. एंड ये हमने डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल्स वेंडिंग एंड डेयरिंग के साइट से लिया हुआ है. तो ये सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास में. और सिनारियो जो मैंने इसके पहले आपको इसके स्लाइड में दिखाया था, वो सिनारियो भी हमारे पास है और हम उसके बावजूद इतने अच्छे हैं. तो हमारा ये कहना है कि अगर अगर इस स्लाइड पे आइए, अगर हम वर्ल्ड के मिल्क प्रोड्यूसर हैं उन सिनारियो पर, तो अगर बेटर प्लान्ड ऑर्गेनाइज कमर्शियल फार्म होंगे, बेटर शेड्स एंड पास्चर होंगे, बेटर मैनेज्ड कॉस्ट सेंटर्स होंगे, better feeding and breeding will be there, better stress busting system will be there, better hygiene and sanitation will be there, better labor and automation will be there, better per animal lactation milk production will be better, better dung management will be there, better vaccination and medicines use will be there, better deworming will be there, better outbreak control will be there. Then I think we will be on top of the world for everything, for the animal production per lactation, for the number of, the litter of per animal producing, highest literage. All those things are possible in our country because we have highest genetic diversity, highest number of buffaloes and cattle in our country. So this is what is my wish. I believe our country should do all these things better, 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 and then go to the almost a rocket position. No need to increase the number of animals. These numbers will give you more than double the milk from the same number of animals. So that can be done. Let us see. Now let us go to the land.
what we have been talking about, what is the land situation, and see the crop in the land. The crop in the land shows that how the land is behaving, how much fertile the land is, what is the quality. It depends on the number of adults. If you are going to have 50 animal farm, 100 animal farm, 200 animal farm, 400,000 animal farm, the size of the land will change, right? Then when we are talking about the connected motorable road, the land has to be connected to the motorable road, because the animal exigencies, the animal diseases, animal support, and as well as the farmland produce has to reach to the market. The market service has to reach to the farm. So there has to be the motorable road connectivity away from the town and city, because the animal want the peace, and that we never give because we are putting on the road. So animal is always under stress of the noise, of the vehicle movement, of the people movement, all those things. So it has to be away from the town and city, but at the same time less undulating land. It should not be somewhere high, somewhere low, somewhere waterlogging, having pond, well, river, canal nearby, because the soil will be recharged with the water, and the soil fertility will be maintained. Having trees or orchard nearby the dairy farm is always helpful for the animal to bust their stress, to clear their stress, because they are under stress. Most of the time the animal is under stress because of the negative feeding, because we want the more milk, and we don't want to give them shelter. We are tying them below the trees, and in the rain the animal is under the rain. So all those things we have to understand for the busting the stress. Rectangular, it's better, but at the same time whatever is there is always good. The land should be fertile, the land should be connected, right? The quality should be the fertile soil, no barren land, no salty marshy land, no waterlogging, low water table. Water table means when you dug the well, bore well. So bore well is going what depth it is getting water. कितने गहरे पानी मिलता है उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं. तो ये वाटर टेबल कम होना चाहिए. अगर 100 फीट पे पानी मिलता है या 1000 फीट पे पानी मिलता है तो आप समझ लीजिए कौन सा अच्छा है. तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम फीट पे पानी मिले. गिव्स गुड टनेज. अगर ये सब चीजें रहेंगी तो हमारा टनेज जो होगा, जो हम इसमें फॉडर पैदा करेंगे जानवर के लिए, वो टनेज ज्यादा होगा. उतने ही लैंड में ज्यादा फॉडर पैदा होगा. हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप ये बताइए कि एक एकड़ लैंड में कितने जानवर को हम पाल सकते हैं, आसान से खिला सकते हैं. ये तो लैंड पे डिपेंड करेगा. अगर लैंड आपका बहुत फर्टाइल है तो उसमें ज्यादा जानवर पल जाएंगे. अगर लैंड आपका फर्टाइल नहीं है तो उसमें कम जानवर पलेंगे, बिकॉज कम टनेज ऑफ द फॉडर पैदा होगा. वैसे थंब रूल कहता है कि 1 एकड़ में हम 10 जानवर को रख सकते हैं, लेकिन अगर पैदावार बहुत कम है, मान लीजिए 50% पैदावार है, तो 5 ही जानवर रख पाएंगे. अगर बढ़िया पैदावार है तो 12-15 जानवर रख पाएंगे. तो ये डिपेंड करता है कि हम लैंड हमारा कैसा है, और उसी के हिसाब से हम डेयरी फार्म की कल्पना कर सकते हैं. ठीक है. कुछ होता है लैंड यूज रेस्ट्रिक्शंस. अब कोई भी लैंड को आप यूज नहीं कर सकते डेयरी फार्म में, बिकॉज कुछ लैंड किसी पर्पस के लिए एलोकेटेड होता है. तो उसको, जैसे हमने लैंड यूज का मैप दिखाया था शुरू शुरू में, तो वो अगर वो पर्पस के लिए एलोकेटेड है तो वो आप नहीं ले, फॉरेस्ट लैंड है आप नहीं ले सकते हैं, वहां पर नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह की चीजें आपके लैंड के रेस्ट्रिक्शंस को जानना पड़ेगा, और गांव के लोग जानते हैं कि इसको हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस जो बाय एंड लैंड क्लियर टाइटल की बात करते हैं, ये सब चीजें देखना चाहिए कि हम जिस लैंड को खरीदने जा रहे हैं, जहां हम डेयरी फार्म सेटअप कर रहे हैं, डेयरी फार्म एक दिन के लिए सेटअप होता नहीं है, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. तो अगर हमारा लैंड का
टाइटल क्लियर नहीं है, आगे चल के झगड़ा होता है, कोई कोई लिटिगेशन होता है कि नहीं 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 ये लैंड आपका नहीं है, हटाइए हटाइए, तो हम जानवर को और पूरे सेटअप को, अपने शेड को कहाँ ले जाएंगे? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो हमें उसको सोच के चलना है लैंड के सिलेक्शन के समय। फिर से हम लैंड की बात करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अच्छा लैंड क्या होता है। जब हम देखते हैं कि टैंजिबल लैंड में क्या, क्यों खासियत क्या है, हम लैंड खरीद लें तो क्या क्या दिक्कत है? बढ़िया है, इट्स गुड। क्यों गुड है? क्योंकि एक टैंजिबल एसेट है आपका, जब चाहे आप इसको कैश कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इससे पैसा निकाल सकते हैं, इस पे कोई धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी इससे अर्निंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें, इसको किराए पे दे सकते हैं। सो लैंड इज ए टैंजिबल एसेट और ये एप्रिसिएटिंग एसेट है, डिप्रिसिएटिंग एसेट नहीं है। सो कैन डू इनकम जनरेशन एक्टिविटी, रिड्यूस द रिस्क। अब बहुत सारे पोर्टफोलियो में लोग पैसा रखते हैं, लैंड में भी रखिए अगर, तो आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अगर दूसरे पोर्टफोलियो आपको प्रॉफिट नहीं देते हैं तो लैंड विल गिव दैट प्रॉफिट, सो कंपनसेट हो जाता है। टैक्स बेनिफिट है एग्रीकल्चर पे, वो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट, आरजीएम है, पी पीएमएआईएस है, पीएम रोजगार योजना, बहुत सारी चीजें हैं जो लैंड होने पर ही आपको उपलब्ध होती हैं। पॉजिटिव सोशल सोशल इम्पैक्ट है। डायरेक्शन, इफ यू बिलीव इन वास्तु, तो डायरेक्शन की बात सोचें। तो मैं बताता हूं कि लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैंजिबल एसेट है एंड यू कैन यूज इट इन वेरियस वेज, राइट? Look for what? Connectivity, what I told, legal and regulatory aspect. The land should be legally clear and there should not be any regulatory embargo on that. Excuse me. Lot of forgery is going on when you get the registration of the land. It is already registered in somebody's name. So look for the encumbrance certificate and soil quality, water availability, all those things, salinity, etc. You can check through the labs available and assesses the business opportunity, area, buying restrictions, etc. All those things you have to keep in mind when you are going to buy the land. Now look at the land part, what we are now going to talk about. State government regulations are governing certain things, which I will give you certain example. We cannot go in detail in this, but we cannot leave also because these are important points. Land use, land cover categories, whatever we have shown in the map. Clear title, encumbrance, physical verification of the land. You must go there and see this is my land which I am buying. So all those things. Inflated rate versus actual rate. You have to think. If it is the stout will inflate the rate. So you have to see that which rate you are buying it. Now look at the restriction how the government has given. In Andhra, 10 acre you can buy for agri land. Gujarat, Maharashtra, MP, 50 acres you can buy agri land. Karnataka 20 acres and Kerala only 15 acre you can buy as agri land. In Indian citizen, suppose the only Indian citizen can buy the land in India or person of India origin can buy the land in India. Foreign nationals married to the Indian citizen, they can buy the land in India. Agriculturist can buy the land in India. The person who are engaged in the agriculture activity can buy the land and they are living in India, they can buy the land. So there are certain restrictions. Any agriculturist can buy the agri land. Five ever states like Odisha, Punjab, Rajasthan, TN, UP and West Bengal, they have not given any restriction on the agriculturists buying the land. They can buy any amount of land, any size of the land in these states, right? Let us go to the, these are the state versus embargo, and then we are now going to the land for BMF. As everybody knows, most of the people, those who are applying for the BMF, they know that land is most important in the BMF. Land document is the most reason for return of the application, and most of the people do not able to produce the land document properly though they are having the land. So 5 acre is the land restrictions, and it should be, if it is not owned, it has to be on the lease for more than 10 years. 20 acres for fodder farm, right? For 200 animal I'm talking about. I'm not talking about the 50 animal category. The continuous same village, it has to be contiguous.
I mean, if the land is one part of land is here, then other part of land should be here. It should be contiguous. It should be nearby, and in the same villages, and only in two parts, not more than that. Suppose the land, your land, is having five parts, and that makes the 5 acre. It doesn't matter. I mean, BMF does not allow that. So like that. So encumbrance certificate, clear title and encumbrance. Most of the applications I'm seeing are being returned. There is no clear title, and they upload the document. They can upload obviously. So that is how they are getting the return. So even family land needs to be taken on lease. The most important point. I can consider my father's land is my land. No, on paper it is not. Father has to give the lease. Mother has to give the lease. Sister has to give the lease. Brother has to give the lease. So you have to take the lease from the family members also. Fertile versus barren. Common column translation, very less. I think less than 1% people are knowing that what is the column translation. Unless you do the column translation, your local language land document is not accepted in the BMF. You have to convert into the English or Hindi, and it has to be a column transfer. What is column transfer? We cannot detail over here, but at the same time, you can understand, read on the Google, or you call the on our numbers, or send the email. We will detail it. What is that? Land allocation table with the survey number, etc. It has to be, this is my land, this is the survey number, this is part of this survey number, this part of this gut number, this gata number, whatever. In many of the places it is various terminology is used for the survey numbers. So this is our last slide, and we request to the viewers of the video to go to my YouTube handle and watch the videos. If they like the video, if it is useful, please like the video, share the video, and please subscribe the video. It encourages us to give you more and more information which is useful for your dairy business. And thank you very much. Please don't forget to subscribe this channel, my YouTube handle, and please don't forget to write to the Dairy Consultancy India at the rate gmail.com and sending your queries. We will definitely respond to your queries. Thank you very much, sir. Thank you very much for watching the video.